चलिए देखिए, आज का टॉपिक है आपका विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल। जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। देखिए, आज हम जानेंगे कि विद्युत सेल होता क्या है, इसकी बनावट कैसे होती है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके क्या क्या टर्म होते हैं जिसका हम क्लास 12 के फिजिक्स में यूज करेंगे। ये सारी चीजें इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, विद्युत सेल जो है एक युक्ति है, एक यंत्र है एक तरह से। ठीक है, और इसका काम क्या है, काम के नाम पर ही इसकी परिभाषा भी बन जाती है। इसका काम है कि किसी भी परिपथ से जब इस सेल को जोड़ा जाता है तो यह उस परिपथ में लगातार धारा को प्रवाहित करता रहता है। ठीक है, यह जब किसी परिपथ से जुड़ जाता है, जैसे कि आप लोग जनरली देखिए सेल देखे होंगे, दीवाल घड़ी देखे, तो दीवाल घड़ी या टार्च, इनमें जो सेल आप देखे होंगे वो सेल ऐसे ही होता है। यहां पर एक छोटा सा टोपी होता है, यहां पर होता है ना ऐसे। ये वाला सेल देखेंगे, नहीं देखे? एवरेडी, निप्पो, तमाम कंपनियां बनाती है इसको। तो ये सेल है, ये भी विद्युत सेल है। इसका ये वाला जो टोपी वाला सिरा है ये धनात्मक होता है और नीचे ये ऋणात्मक होता है। जब आप इस धनात्मक सिरे को और इस ऋणात्मक सिरे को किसी भी उपकरण से जोड़ दीजिएगा, किसी भी उपकरण से, ठीक है, जैसे हमने एक बल्ब से जोड़ दिया, किससे? बल्ब से। तो हम यहां पर जैसे बल्ब से इसको जोड़ेंगे ऐसे, तो ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो ये सेल करता क्या है, यह सेल लगातार इसमें धारा को प्रवाहित करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी धारा को प्रवाहित करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये जब ये जुड़ जाएगा परिपथ से तो उसमें लगातार धारा को भेजता रहेगा और जो उपकरण होगा वो लगातार काम करता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो पहला चीज, अगर कोई कहे कि विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो जुड़े हुए परिपथ में लगातार धारा को क्या करती है, प्रवाहित करता रहता है। पहला डिफिनीशन आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो लगातार जुड़े हुए परिपथ में धारा को प्रवाहित करता रहता है। ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरा चीज, ये जो सेल इसमें जब धारा को प्रवाहित करता है तो इस सेल की ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। इस सेल की ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। तो कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? विद्युत ऊर्जा, क्योंकि विद्युत सेल है ना। तो विद्युत सेल परिपथ में कौन विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो कौन सी ऊर्जा खर्च करेगा? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सेल बना होता है वो केमिकल से बना होता है। किससे बना होता है? केमिकल से, रासायनिक पदार्थों से बना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये खर्च कर रहा विद्युत ऊर्जा, बना है रासायनिक पदार्थ से। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर रासायनिक पदार्थ से बना है तो रासायनिक ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि
जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सेल भी किससे बना होता है? रासायनिक पदार्थों से। तो जब रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा देंगे? रासायनिक ऊर्जा। और सेल कौन सी ऊर्जा खर्च कर रहा? विद्युत ऊर्जा। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही है ना, है? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बना है रासायनिक पदार्थ से और खर्च कर रहा विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब सेल के अंदर एक और वर्क हो रहा है। वो हो रहा है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सेल एक और काम कर रहा है। सेल केवल एक ही काम नहीं कर रहा है कि पदार्थ को इस परिपथ में धारा को लगातार प्रवाहित कर रहा है, केवल इतने नहीं कर रहा। सेल एक और काम कर रहा है, अपने अंदर जो रासायनिक ऊर्जा बन रही है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और उसी परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को खर्च कर रहा है। इसका मतलब सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ में आ गई बात? तो सेल को हम उनके कार्य के आधार पर हम डिफाइन करते रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो जुड़े हुए परिपथ में लगातार धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, दोनों इसका काम है। अपने अंदर जल्दी जल्दी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और उस विद्युत ऊर्जा से परिपथ में धारा को लगातार प्रवाहित करता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी सेल एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उस विद्युत ऊर्जा से जुड़े हुए परिपथ में लगातार धारा को प्रवाहित करता रहता है। क्लियर हो गया? सेल क्या है? सेल क्या है? हाँ, सेल रासायनिक पदार्थ से बना है तो रासायनिक ऊर्जा देगा और उस रासायनिक ऊर्जा को सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा और वही विद्युत ऊर्जा से परिपथ में धारा को लगातार प्रवाहित करेगा। तो अब कोई पूछे कि विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल से आप क्या समझते हो, विद्युत सेल किसे कहते हैं, तमाम तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल सी बात आप कहें कि सर सेल एक ऐसा युक्ति है या एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना भी कहेंगे तब भी ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये भी कह दीजिए कि उस रासायनिक ऊर्जा, उस विद्युत ऊर्जा से जुड़े हुए परिपथ में लगातार धारा को, ये भी जोड़ दीजिए, ये दोनों उसी का काम है। क्लियर? क्लियर हो गया? इसके बाद सेल की बनावट कैसे बनता है, ठीक है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले सेल के डिफिनीशन को नोट कर लें, लिख लें। विद्युत सेल हेडिंग डाल लें, बोले, चलिए नोट करिए। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके जुड़े हुए परिपथ में लगातार
विद्युत धारा को परिपथ में लगातार विद्युत धारा को प्रवाहित करता रहता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता रहता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे देखें। अब देखिए, जो सेल है, ये विद्युत सेल, ये कार्य कैसे कर रहा है, अब उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक सेल यहां पर बनाएंगे। और इसी को आपको समझना होगा, सेल काम कैसे करता है। देखिए, इसमें दो छड़ या दो प्लेट लगे होते हैं, दो छड़ कहें या दो प्लेट कहें, वो दोनों इसके अंदर लगे होते हैं। उन छड़ या प्लेट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इसमें आप दो छड़ डाल दीजिए या दो प्लेट, ठीक है? ऐसे, ठीक है, इनका नाम है इलेक्ट्रोड। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, इसके अंदर विलयन होता है। विलयन, विलयन जान रहे हो ना, किसे कहते हैं? विलयन। देखो, इसमें जिस पदार्थ का घोल यूज किया जाता है, उस पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। इसका मतलब इसके अंदर विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। ठीक है, ये जो विलयन है इसको हम विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। विद्युत अपघट्य। ठीक है, और ये जो छड़ें दिख रही हैं इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों का अपना अपना नाम भी है, कैथोड और एनोड। तो पहले ध्यान रखिएगा, इस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। दोनों छड़ों का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड है। लेकिन इन छड़ों के नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इसको हम कैथोड और एनोड में बांट देते हैं। ठीक है, नाम इनका क्या है? इलेक्ट्रोड। लेकिन इनके गुण के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर इनका अलग अलग नाम रखा गया, कैथोड और एनोड। अब क्यों इन्हें कैथोड और एनोड कहा गया, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, जो छड़, इसमें से जिस छड़ पर आयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से अधिक होती है, जिन छड़ों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से अधिक होती है, वो छड़ पॉजिटिव हो जाता है। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। जिस छड़ के पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या यूं कहें जिस छड़ में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता बिलियन से क्या है? अधिक है, तो वो छड़ पॉजिटिव हो जाता है। और जो छड़ पॉजिटिव हो जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं।
क्या कहते हैं? कैथोड। जो क्षण पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव कौन क्षण होता है? जिस पर बिलियन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? अधिक हो। अगर मान लीजिए बिलियन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस क्षण पर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो बिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस क्षण पर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये बिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है भाई, रहेगा तभी तो त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो त्याग कहां से करेगा? तो जिस क्षण पर बिलियन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वह क्षण धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, और जब वो धनात्मक प्रवृत्ति का होता है तो उस क्षण का नाम कैथोड रख दिया गया। जिस क्षण पर इलेक्ट्रॉन बिलियन की अपेक्षा कम होते हैं वह ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और उस क्षण का नाम एनोड रखा गया। अगर हम ये मान लें कि ये जो क्षण है ये इलेक्ट्रॉन को बिलियन से अधिक त्याग करेगा, तो इस पर नेचर कौन सा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, नाम क्या होगा? नाम इसका कैथोड हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम कैथोड लिख दिए या आप किसी क्षण पर कैथोड लिख दिए, इसका मतलब कि उस क्षण पर बिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी वह क्षण बिलियन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक, दूसरा, ये जो क्षण है इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बिलियन से कम है, यानी जब इस पर बिलियन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, ग्रहण करना चाहेगा। तो जब ग्रहण करना चाहेगा तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? ऋणात्मक प्रकृति क्या हो जाएगी? तो जो इलेक्ट्रोड की प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है उसका नाम क्या है? एनोड। समझ में आ गई बात? तो विद्युत सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और तीसरा विलयन जिसे आप विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही इस सेल के कैथोड और एनोड को किसी तार या किसी परिपथ से जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे आप जोड़ेंगे इसके अंदर, सेल के अंदर अब क्रिया क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। इसके अंदर क्रिया चालू हो जाएगी। जब तक दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे रहेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, सेल कोई धारा नहीं देगी, सेल कोई ऊर्जा कन्वर्ट नहीं करेगी ना रासायनिक को विद्युत में। लेकिन जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों को ऐसे जोड़ दिए तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, और रासायनिक अभिक्रिया से जो रासायनिक ऊर्जा निकलेगा उस रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, और उस विद्युत ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे उसको इस विलयन में मूव कराने लगेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जब विलयन में मूव करने लगेंगे तो धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब तक आप इन सेल के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं, तब तक सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन इन दिस सेल, ध्यान रखिएगा। बट जैसे ही आप इनको कनेक्टेड कर देंगे तो सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रासायनिक ऊर्जा मिलेगी, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और उस विद्युत ऊर्जा से सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं पॉजिटिव वाले पर, वो विलयन में क्या करेंगे? गति करना शुरू कर देंगे, जिससे धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा और इस परिपथ में धारा बहने लगती। यही काम सेल का होता है, और कोई काम नहीं सेल का। कहीं भी आप सेल देखिएगा उसमें इलेक्ट्रोड लगे होंगे, बिना इलेक्ट्रोड का वो सेल नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? पॉजिटिव निगेटिव होना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर पॉजिटिव निगेटिव ना हो तो कुछ चलबे ना करे। सत्य है तो असत्य है,
दिन है तो रात है, झूठ है तो सत्य है। हर चीज देखिए पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तभी बैलेंस होगा। जितना सब्जी खाने वाले हैं उससे ज्यादा मांस खाने वाले भी हैं, तो दोनों का बैलेंस होता रहता बराबर। एक केवल हो जाए तो ये चलेगा ही नहीं, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये सेल कहीं भी हो, जब ये काम करेगा तो उसके लिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों होना जरूरी है। किसी एक पॉइंट से आप करंट को फ्लो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप सोचें केवल आपके पास पॉजिटिव वाला हो, निगेटिव ना हो, कैसे करंट फ्लो करेगा? केवल पॉजिटिव हो निगेटिव ना हो तो ये इस पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन होंगे किधर जाएंगे? कौन उसको अट्रैक्ट करेगा? अब जो अट्रैक्ट करेगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो जब इसको अट्रैक्ट करने वाला होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे नहीं, गति करेंगे नहीं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए कोई भी सेल हो, ठीक है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव होना जरूरी है। इन सेलों को जोड़ करके एक समूह बनाया जाता है और उसे समूहन कहते हैं, सेलों का समूहन। जब सेलों को जोड़ा जाता है आपस में तो उसे सेलों का समूहन भी कहते हैं। और सेलों के समूहन से क्या बनता है? बैटरी। क्या बनती है? बैटरी। जो आपके घर इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है ना, उसमें ऐसे कई सेल लगे होते हैं, ऐसे कई प्लेट उसके अंदर लगे होते हैं, कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड, ऐसे उस बैटरी के अंदर। तो सेलों के समूहन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अगर कोई प्रश्न करे कि बैटरी क्या होता है, बैटरी किसे कहते हैं? सेल तो आप समझ गए कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और उससे परिपथ में जुड़े हुए परिपथ में धारा को लगातार प्रवाहित करती है। ये तो सेल है ना। और ऐसे सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को कैथोड, नेगेटिव वाले को एनोड कहते हैं। सेल के अंदर जो पदार्थ का घोल यूज किया जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं और उस विलयन को विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। जैसे इसमें आपने H2SO4 को आपने इसमें मिला दिया तो कभी भी देखिएगा बैटरी में जो तेजाब आप लाके डालते हो उस केवल प्योर तेजाब नहीं पड़ता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, मिलाया जाता है ना। तो पानी में तेजाब को जब मिलाएंगे तो क्या बन गया? विलयन। क्या बन गया? विलयन। ठीक है, तो तेजाब का विलयन है वो, जो पानी इसमें आप मिला रहे हो वो किसका विलयन है? तेजाब का। तो तेजाब का विलयन आपने यूज किया तो तेजाब को आप कहोगे विद्युत अपघट्य। क्या कहोगे? विद्युत अपघट्य। और तेजाब के विलयन को क्या कहोगे? समझ में आ गई बात? जैसे नमक विद्युत अपघट्य और नमक का पानी विद्युत अपघट्य विलयन। समझ में आ गया? उसी तरह से तेजाब को जब इसमें मिलाते हो तो तेजाब विद्युत अपघट्य कहलाएगा। क्यों विद्युत अपघट्य कहलाएगा? क्योंकि तेजाब को इसमें मिलाने पर इस विलयन में धारा आसानी से बहने लगेगी। तो जिस पदार्थ के घोल में विलयन में धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो उस पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं तथा उसके विलयन को विद्युत अपघट्य। तो तेजाब के घोल में धारा सरलता से बैटरी के अंदर प्रवाहित होती है तभी तो तेजाब मिलाया जाता है। अगर तेजाब H2SO4 के घोल में धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होती तो क्या बैटरी में तेजाब यानी H2SO4 मिलाया जाता? नहीं मिलाया जाता। इसका मतलब H2SO4 के घोल में करंट आसानी से प्रवाहित होती है। तो H2SO4 हो गया विद्युत अपघट्य और उसका विलयन हो गया विद्युत अपघट्य विलयन।
क्लियर, समझ में आ गया। तो सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं और विद्युत अपघट्य विलयन होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ते हैं तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है और उस रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है और उस ऊर्जा से परिपथ में धारा को लगातार क्या करता है, प्रवाहित करने लगता है, ठीक है। तो यही सेल का कार्य है, सेल ऐसे ही काम करता है, क्लियर। तो नीचे हेडिंग डाल लें, विद्युत सेल की क्रिया विधि। विद्युत सेल की क्रिया विधि, लिखे विद्युत सेल में दो छड़ या प्लेट, विद्युत सेल में दो छड़ या प्लेट लगे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। तथा सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ ब्रैकेट में लिखना, जिस पदार्थ के घोल में, जिस पदार्थ के घोल में धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो, जिस पदार्थ के घोल में धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रश्न करे विद्युत अपघट्य क्या है तो बता सकते हो ना, जिस पदार्थ के घोल में धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो वो पदार्थ क्या है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन, अब लिखो बाहर, ब्रैकेट के बाहर लिखो के विलयन का प्रयोग किया जाता है, के विलयन का प्रयोग किया जाता है, जिसे विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। हो गया, लाइन चेंज करके, जिन इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, जिन इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, उसे कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, जिसकी प्रकृति धनात्मक होती है, जिसकी प्रकृति धनात्मक होती है। लाइन चेंज करके, जिस इलेक्ट्रोड पर
जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन की अपेक्षा कम होती है, बिलियन की अपेक्षा कम होती है, संख्या बिलियन की अपेक्षा कम होती है, उसे एनोड कहते हैं। उसे एनोड कहते हैं, जिसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, जिसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, जिसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। लाइन चेंज करके, जब कैथोड और एनोड को बाह्य परिपथ द्वारा, जब कैथोड और एनोड को बाह्य परिपथ द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया, तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे प्राप्त रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, जो पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है। जो पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है। क्लियर है ना? तो अगर देखिए, हमने इसके सभी टॉपिक आपको बता दिया है। सेल कैसे बना होता है, सेल कैसे काम करना शुरू करता है। ठीक है, देखिए हमने शुरू में बोला कि सेल में 2 छड़ लगा होगा, उस छड़ का नाम इलेक्ट्रोड होगा। उन छड़ों के नाम क्या होंगे? इलेक्ट्रोड। उस सेल के अंदर एक विलयन भी होता है, उस विलयन को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य विलयन। जिस पदार्थ को घोला गया होता है विलयन बनाने के लिए, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है, अच्छा, इन 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 छड़ हैं, जिसको आपने इलेक्ट्रोड कहा। उस छड़ में किस प्रकार के छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? कैथोड। और किस प्रकार के छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है? एनोड। ठीक है, यानी जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन के इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो जाए तो वो छड़ कैथोड होता है, उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। और जिस छड़ पर इस बिलियन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम हो जाए उस छड़ की प्रकृति ऋणात्मक होती है और उस इलेक्ट्रोड का नाम एनोड हो जाता है। जब दोनों को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है एक दूसरे से, तो सेल के अंदर रासायनिक क्रिया
चालू हो जाती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया चालू होती है तो रासायनिक ऊर्जा मुक्त होता है, और उस रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, और वही विद्युत ऊर्जा पूरे परिपथ में धारा को लगातार प्रवाहित करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल। अब हम बात करेंगे सेल के प्रकार। सेल के प्रकार क्या हैं? देखिए, सेल के प्रकार, सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। इंग्लिश में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बोलते हैं, हिंदी में उसी को प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सर प्राथमिक सेल क्या होता है, किस प्रकार का होता है, बताएंगे? हाँ, जो सेल रिचार्जेबल हो, रिचार्जेबल का मतलब जिसे पुनः चार्ज किया जाए, वो द्वितीयक है, और जिसे पुनः चार्ज न किया जा सके वो प्राथमिक है। सिंपल सा भाषा, जो सेल पुनः चार्ज न किया जा सके, ठीक है, वह सेल कैसा होता है? प्राथमिक सेल होता है। दो प्रकार के होते हैं, तो एक है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो है ये वाला, ये दोबारा चार्ज नहीं होगा, एक बार यूज कर लिए फेंक दो। ये लिखो फेंको पेन जैसे है वैसे है। एक आता था पहले लिखो फेंको, लिख दो फेंक दो, अब उसका नाम बदल दिए लोग, लेकिन पहले उसका यही जनरली नाम था। दुकान पे जाते थे बच्चे अक्सर कहते थोड़ा लिखो फेंको पेन दे दीजिए, ठीक है। और एक पेन वो होता है जिसका रिफिल बदल बदल के यूज करो, होता है ना, उसका रिफिल लगा लो फिर यूज करो, फिर लगा लो फिर यूज करो, वो रिचार्जेबल था। लेकिन लिखो फेंको में ऐसा नहीं था। तो ये प्राथमिक सेल उसी प्रकार का है, एक बार ये यूज हो जाएगा तो फिर ये रिचार्ज नहीं होगा। रिचार्ज का मतलब पुनः चार्ज, ये दोबारा चार्ज नहीं होगा, इसको फेंक देना पड़ेगा। या अगर नहीं फेंक रहे हैं तो उसके पूरे केमिकल को फिर बदलिए, उसके केमिकल को पूरा क्या करिए, बदलिए। तो बदलेगा कौन? आपके बस की तो बात है ना कि बदल लेंगे, इसलिए लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज, जैसे घड़ी में जो सेल लगता है, जितने घड़ियाल लोग घड़ी पहनते हैं उनका जब सेल खराब हो जाता है, हमरो खराब हो गया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। दीवार घड़ी में जो सेल लगता है वो भी देखिए फेंक दिया जाता है। टार्च में जो सेल लगता है देखिए फेंक दिया जाता है। ये सभी शुष्क सेल हैं, इसको क्या बोलते हैं, शुष्क, सूखा सेल। शुष्क सेल ये प्राथमिक सेल के अंदर आता है, ये दोबारा चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसी में एक और आता है बोल्टीय सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल। हाँ, ये जो सेल हैं ये सब प्राथमिक सेल हैं, इनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये दोबारा अपने अंदर ऊर्जा बना नहीं पाएगा। एक बार ऊर्जा बना के खर्च कर दिया, फिर उसके अंदर ऊर्जा बनाने की क्षमता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पुनः रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाई जो है ना, हाई, ये दोबारा चार्ज होगा, ठीक है। एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर लो, फिर यूज करो, फिर चार्ज करो, फिर यूज करो,
फिर यूज करो, बस यही काम करो। ठीक है, तो ये द्वितीयक सेल है। इसमें देखो, इसमें कौन सा सेल आता है? सीसा संचायक सेल। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको जब सेल पढ़ाएंगे सर। सीसा संचायक सेल, ठीक है। अब तब तो हम ढेर हमसे लगभग पढ़े, अब सीसा पढ़ाएंगे तो फिर साल्ट ब्रिज पढ़ोगे। हाँ देखो, इसी में एक और आता है अम्लीय संचायक सेल। हाँ अम्लीय, इसी को क्षारी भी कहते हैं, संचायक सेल। अम्लीय संचायक सेल या सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल हैं जिसे आप दोबारा चार्ज, आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है वो अम्लीय संचायक सेलों का समूह होता है। वो अम्लीय संचायक सेलों का समूह होता है वो, ठीक है। उसमें क्या मिला होता है? H2SO4, और H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। इसलिए उस बैटरी को हम अम्लीय संचायक बैटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि अम्लीय संचायक सेलों का वो समूह है। आप देखिए, डिस्चार्ज होता है, पुनः चार्ज कर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो सेल जो हैं द्वितीयक सेल में आते हैं, जिनको आप बराबर यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाई जो है लैब वगैरह में यूज किया जाता है ज्यादातर, जब प्रैक्टिकल होता है ना तो उसमें ज्यादातर इसका यूज होता है। तो प्राथमिक द्वितीयक कंफर्म हो गया। जो सेल पुनः चार्ज, वो कौन सा सेल है? उसमें कौन कौन आएंगे? द्वितीयक सेल क्या होता है? जो दोबारा चार्ज ना हो जाए, उसे द्वितीयक सेल कहेंगे, जिसमें, समझ आ गया? क्लियर है ना? तो नोट करिए, सेल के प्रकार में लिख लीजिए। लिखे, विद्युत सेल। विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे, प्राथमिक सेल। नंबर 1 प्राथमिक सेल, हो गया जी। उसमें लिखे, वह सेल जिसे पुनः आवेशित न किया जा सके, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। हो गया? जैसे शुष्क सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल। जैसे शुष्क सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल। हो गया? दूसरा हेडिंग, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल लिखे, वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है,
जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, अम्लीय संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, अम्लीय संचायक सेल आदि। हो गया जी? हैं? उसके नीचे स्टार में नोट कर लें, सेलों के समूहन, सेलों के समूहन ब्रैकेट में संयोग हो गया, या उसी में या जोड़, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, को बैटरी कहते हैं, को बैटरी कहते हैं। ठीक है? सेलों का जो संयोग होता है या सेलों का जो जुड़ाव होता है, समझ में आई बात? उसी को हम समूहन कहते हैं, और उसी समूहन को क्या बोला जाता है? बैटरी। तो सेलों का जो समूहन है वो बैटरी कहलाता है। ये क्या भाई?